हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग निबंध की क्लास करेंगे कक्षा 12 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निबंध पूरे 9 अंकों का होता है और ये एक लार्ज नंबर है, 9 नंबर, जो कि अगर आप लोग सही से लिख लेते हैं निबंध अच्छे से, तो आप सभी को 9 नंबर तो नहीं मिलता है हिंदी में, लेकिन 7 और 8 नंबर मिलने की पूरी संभावनाएं हो जाएंगी। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट, ये मैं 2 निबंध पढ़ाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहीं आएगा। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों आएगा या तो 2 में से एक जरूर आएगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़िए कि जितना दिमाग में आप लोग रख सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से आप लोग लिख सकें। तो मैं एक सरल शब्दों में आप सभी को निबंध पढ़ा रही हूँ और आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को जब भी मैं क्लास बनाऊं तब नोटिफिकेशन चला जाए। और मैं क्लास बनाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, उसी के रिलेटेड मैं क्लास बनाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये इम्पॉर्टेंट निबंध है जो कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। तो एक सरल शब्दों में मैं आप सभी को बता रही हूँ, जिसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख विचार बिंदु, इस पे भी स्टूडेंट 2 नंबर तो यहीं से मिलता है, जो इसके प्रमुख विचार बिंदु होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या ये कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या या जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो इस तरह से मतलब निबंध पूछा जाता है, लेकिन उसका आंसर एक ही होगा, तो जो कि इसमें मैं अच्छे से बताई हूँ और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़िए कि जितना आप लोग दिमाग में अपने रख सकें और एग्ज़ाम में परफेक्ट अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो ये 2 निबंध मैं बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और यहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख विचार बिंदु। तो पहले क्या हम लोग लिखते हैं, प्रस्तावना, फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि के कारण, और चौथा क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, और 5वां बिंदु क्या है, उपसंहार। तो ऐसे आप लोग अगर हेडिंग वाइज ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिख देंगे तो इस पे आप सभी का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और आगे चलिए, अब इसी का विस्तार आप सभी को करना है। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में क्या है, तो प्रस्तावना में वह होता है जो आप जो भी बॉडी जो अंदर उसके लिखेंगे, उसका सबसे पहले आप किस तरह से शुरुआत करते हैं, वह प्रस्तावना में लिखा जाता है। तो प्रस्तावना क्या है देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि का। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है और सन 1930 से 31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। इस समय की बात की जा रही है, इससे भी ज़्यादा हो गई है और अभी ऊपर पहुंच चुकी है। और जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं समस्याएं? जो जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के, यानी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसकी वृद्धि के 2 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से हैं? सीमित भूमि और सीमित आर्थिक संसाधन। और भी अनेक समस्याएं हैं, जैसे कौन कौन से समस्याएं हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा एवं वातावरण उपलब्धता कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक
अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाता है। तो यह प्रस्तावना था स्टूडेंट, जो कि एक बहुत ही मैंने प्रयास किया है कि एक सरल शब्दों में आप सभी को बताया जाए, और इससे ज़्यादा सरल शब्द नहीं हो सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, और स्टूडेंट आप सभी को PDF भी मिल जाएगा फ्री में। तो चलिए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, यानी जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एक लेखक हैं जो कि विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। तो उनका यह कथन था कि एक बच्चा जो एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। स्टूडेंट आप इनका ये परिभाषा लिख देंगे ना, तो समझ लीजिए निबंध में 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि बच्चा मतलब किस तरह से लिख रहा है। अगर किसी का आप कोटेशन डाल देते हैं तो उस मतलब उस क्वेश्चन में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है आंसर में। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, मतलब इनका आशय क्या है। जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। मतलब आशय क्या है, आशय यह है कि 2 हाथ से काम करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। यानी इनके कहने का अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो, यानी अच्छे तरीके से चलती हो, तो वहाँ रोजगार के अवसर की कमी नहीं रहती, यानी वहाँ पे लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं। जैसे लघु उद्योग से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। पहले क्या होता था, लघु जो उद्योग थे, छोटे बड़े जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटे तो एकदम कुटीर उद्योग में आ जाते हैं, उससे जो बड़े होते हैं वह लघु उद्योग होते हैं। तो लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनसे शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और आगे भी होते जा रहे हैं। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त, ये तो आजीविका की समस्या तो है ही है, इसके अतिरिक्त क्या दिक्कतें हैं, इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, वह है सीमित भूमि। सीमित भूमि तो जितना मतलब भारत का क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो विस्तार तो होगा नहीं। तो इनके कहने का मतलब है, इस निबंध में कहने का मतलब यह है कि आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है। वह क्या है, वह है सीमित भूमि की समस्या। सीमित भूमि की समस्या, और कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। लोग जंगलों को काटकर खेती कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटकर खेती कर रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश का अवरुद्ध कर देना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की सारी शक्ति लग जाती है। और समस्या भी सुलझाना आसान नहीं, क्योंकि कृषि भूमि सीमित है और औद्योगिक विकास भी एक सीमा तक ही संभव है। तो यह थी स्टूडेंट जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं। अब हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण
हैं। तो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा, आश्रम व्यवस्था जैसे 4 आश्रमों में बटा हुआ था उस समय। तो आप लोग जानते होंगे 25-25 वर्ष का होता था। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आश्रम व्यवस्था की बात की गई है। तो आप लोग निबंध में इतना ही बस समझिए कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। केवल गृहस्थ आश्रम में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। उस समय जब था कि आश्रम व्यवस्था में जो 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम जो होता था तो वह 25 वर्ष का होता था। तो उसी समय जो व्यक्ति होते थे वो अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाकी समय ज्ञान, समाज सेवा और ईश्वर की प्राप्ति में लगा देते थे और समय। और आगे हम लोग देखते हैं, आश्रम व्यवस्था हट जाने के कारण, यानी आश्रम व्यवस्था जब नष्ट हो गया तो युवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत लोग गृहस्थ में ही बने रहते हैं। अभी जब ये जो आश्रम व्यवस्था जब हट गया तो लोग युवा अवस्था से लेकर हम मृत्यु पर्यंत तक क्या रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में ही बने रहते हैं, जिससे संतानोत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। यानी तब जब अगर इंसान रहेगा अपने घर में ही तो उस समय संतानोत्पत्ति तो होगी ही। तो दूसरे शब्दों में मतलब क्या कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति को मोक्ष या मुक्ति में सहायक माना गया है। हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, लोग समझते हैं कि मोक्ष या मुक्ति मतलब नहीं मिलेगी। तो अगर जिसको लड़की होती रहती है तो सब पुत्र की प्राप्ति में पुत्र 3-4 लड़कियां पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होती है, तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि होगी। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाएं के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोटक मानने में सहायक है। यानी ये सब कारण क्या हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कौन कौन से उपाय हैं। तो आप सब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। संयम जो होता है या फिर ब्रह्मचर्य, इससे नर नारी, समाज, देश का सभी का कल्याण है। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षाप्रद एवं नैतिकता के खिलाफ के पोषक और मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा स्टूडेंट। मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और उपसंहार यानी कंक्लूजन देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिससे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। तो यह था स्टूडेंट जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं पर निबंध था, जो कि एक बहुत ही मैंने सटीक तरीकों में बताने की कोशिश की और एक सरल शब्दों में मैंने लिखा है। इसका PDF भी मैं दे दूंगी स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिएगा। और इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो अच्छा नंबर आप लोग को मिल सकता है।
तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, एक निबंध और है साहित्य और समाज। साहित्य ये भी कंफर्म है स्टूडेंट कि ये आएगा ही आएगा निबंध, साहित्य और समाज। या इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, साहित्य समाज का दर्पण। दर्पण क्या होता है? आईना, यानी साहित्य समाज का एक आईना है। तो इस पर निबंध आप सभी को लिखना है स्टूडेंट। इसलिए हम आप सभी को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध बता रहे हैं, क्योंकि कम समय है। कम समय में आप लोग अच्छे से अच्छे चीज़ें निकाल कर पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं रह गया है कि एक तरफ से पढ़ें। अब आप लोग को जो सटीक चीज़ें बताई जा रही हैं बस वहीं पढ़िए और वहीं से आएगा ही आएगा। तो चलिए साहित्य और समाज पर निबंध हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख विचार बिंदु देख लेते हैं साहित्य समाज का। तो पहला क्या है, साहित्य क्या है, और दूसरा है साहित्य की परिभाषाएं, और तीसरा है पॉइंट समाज क्या है, और चौथा क्या है साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, साहित्य समाज का दर्पण, और पांचवा देख लेते हैं क्या है, पांचवा पॉइंट है साहित्य का समाज पर प्रभाव, और छठवां क्या है पॉइंट उपसंहार। तो ये प्रमुख विचार बिंदु थे स्टूडेंट, जिस पे 2 नंबर आप सभी को मिलता है, इसको अगर आप लोग सही से लिखते हैं तो। और आगे चलिए हम लोग अब विस्तार देखते हैं, साहित्य क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साहित्य क्या है। तो साहित्य शब्द सहित से बना है, सहित का भाव ही साहित्य कहलाते हैं, और सहित के 2 अर्थ हैं, साथ एवं हितकारी या कल्याणकारी। सहित के 2 अर्थ कौन कौन से हैं, साथ एवं हितकारी या फिर कल्याणकारी। यहाँ साथ से आशय है शब्द और अर्थ का साथ, अर्थात सार्थक शब्दों का प्रयोग। यह साहित्य क्या है, यह इसमें समझाने की कोशिश की गई है। देखिए स्टूडेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रटना पड़ता है। आप लोग समझ भी सकते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग रट सकते हैं। तो अभी तो आप सभी की मेमोरी इतनी तेज है कि रट के भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, साहित्य का लक्ष्य मानव अंतःकरण का परिष्कार करते हुए उसमें सद्वृत्तियों का संचार करना है, आनंद प्रदान करना आदि साहित्य की सफलता है। तो मानव मन का उन्नयन उसकी सार्थकता है। तो यह साहित्य क्या है, यह बताने की कोशिश की गई है। और आगे हम लोग देखते हैं साहित्य की परिभाषा। साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं। प्रेमचंद्र जी के शब्दों में क्या है कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है, एक जिज्ञासा का, दूसरा प्रयोजन का, और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है। जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा दर्शन का विषय है। और प्रयोजन का संबंध क्या है, विज्ञान का विषय है। और आनंद का संबंध क्या है, केवल साहित्य का विषय है। आनंद का संबंध केवल साहित्य का विषय है। तो प्रेमचंद्र जी क्या है, एक साहित्यकार हैं। तो साहित्य के ही बारे में मतलब उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। तो आनंद का संबंध केवल साहित्य का विषय है। ये 3 प्रकार से साहित्य को बताने की कोशिश की गई है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं, तो सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वही वह साहित्य हो जाता है। यह कथन किसका है, प्रेमचंद्र जी का। और आगे हम लोग देख लेते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। ये इन साहित्यकारों को आप सभी को स्टूडेंट एक बार लिख कर भी याद कर लेना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है स्टूडेंट, आएगा ही आएगा आप सभी के एग्ज़ाम में। देखिए इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये कंफर्म है कि आएगा, आप लोग देख लीजिएगा।
और तो चलिए देखते हैं हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। तो जिस अभिव्यक्ति का मुख्य लक्ष्य प्रयोजन के रूप को व्यक्त करना नहीं अपितु विशुद्ध आनंद रूप को व्यक्त करना है, उसी को साहित्य कहलाता है। उसे क्या कहलाता है? साहित्य कहा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं समाज क्या है। समाज क्या है देख लेते हैं। एक ऐसा मानव समुदाय जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो, समान परंपराओं, इतिहास, धर्म एवं संस्कृति से आपस में जुड़ा हो तथा एक भाषा बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? समाज मतलब वह कहलाता है। तो आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे तो उसको तो जानते ही होंगे। तो समाज का क्या परिभाषा होता है, तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण, यह हेडिंग है। समाज और साहित्य परस्पर घनिष्ठ रूप से आबद्ध हैं। साहित्य का जन्म वस्तुतः समाज से ही होता है, ये तो बात कन्फर्म है। जो साहित्यकार होते हैं, जो लिखते हैं, जो कोई भी कहानी कविता लिखते हैं, वह समाज को, जो समाज में होता रहता है, उसे ही देखकर लिखते हैं। तो वस्तुतः समाज से ही होती है। साहित्यकार किसी समाज विशेष का ही घटक होता है, यानी जो साहित्यकार होता है वह भी उस समाज का ही हिस्सा होता है। वह अपने समाज की परंपराओं, इतिहास, इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि से ही अनुप्राणित होकर साहित्य रचना करता है और अपनी कृति में इनका चित्रण करता है। मतलब वह अपने इतिहास, धर्म, वह जो साहित्यकार है अपने समाज में से ही एक व्यक्ति है, तो वह समाज में जो इतिहास, धर्म, संस्कृति जो भी चल रही है उससे प्रेरित होकर ही वह रचना करता है। उसको देखकर ही अपने मन से वह कहानी वह लिखता है, कृति में उनका चित्रण करता है और आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार साहित्यकार अपनी रचना की सामग्री किसी समाज विशेष से ही चुनता है तथा अपने समाज की आशाओं, आकांक्षाओं, सुखों, दुखों, संघर्षों, अभावों और उपलब्धियों को वाड़ी देता है तथा उसका प्रामाणिक लेख जोखा प्रस्तुत करता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये भी निबंध समझ में आता होगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर ही आप सभी को समझ में आएगा और एक बार ज़रूर आप लोग PDF स्टूडेंट पढ़िएगा। और आगे हम लोग देखते हैं साहित्य की रचना प्रक्रिया। साहित्य की रचना प्रक्रिया देख लेते हैं। तो क्या है? समर्थ साहित्यकार अपनी अतल स्पर्शनी प्रतिभा द्वारा सबसे पहले अपने समकालीन सामाजिक जीवन का बारीकी से पर्यवेक्षण करता है। उसकी सफलताओं, असफलताओं, उपलब्धियों, अभावों, क्षमताओं, दुर्बलताओं तथा असंगतियों, विसंगतियों की गहराई तक थाह लेता है। और आगे हेडिंग हम लोग देखते हैं। तो साहित्य का समाज पर प्रभाव। साहित्य का समाज पर प्रभाव क्या है? साहित्यकार अपने समकालीन समाज से ही अपनी रचना के लिए आवश्यक सामग्री का चयन करता है, अतः समाज पर साहित्य का प्रभाव भी स्वाभाविक है। और महान साहित्यकार में एक ऐसी ईश्वर दत्त प्रतिभा होती है कि वह विभिन्न दृश्यों, घटनाओं, व्यापारों या समस्याओं के मूल तक तुरंत पहुंच जाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज को आकार देने में इसकी अहम भूमिका होती है। साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में सहायक होती है, जो खामियों को उजागर करने के लिए उनका समाधान भी प्रस्तुत करती हैं।
उसका समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। और आगे हम लोग स्टूडेंट देखते हैं उपसंहार यानी कंक्लूजन क्या है। तो निष्कर्ष यह है कि समाज और साहित्य परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। मतलब समाज और साहित्य में एकदम मतलब महत्वपूर्ण संबंध है, और साहित्य समाज से ही उद्भूत होता है, यानी मतलब उत्पन्न हुआ है, क्योंकि साहित्यकार किसी समाज विशेष का ही अंग होता है। वह इसी से प्रेरणा ग्रहण साहित्य रचना करता है और एवं अपने युग की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, और मतलब अपने रचना करता है एवं अपने युग की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हुआ समकालीन समाज का मार्गदर्शन करता है, एक साहित्यकार समाज की। ठीक, तो स्टूडेंट यह 2 निबंध थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। ये कंफर्म है कि दोनों निबंध आए, अगर 2 नहीं आया तो 1 कंफर्म ही आएगा। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, और मैं टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग इसे देख लीजिएगा फ्री में। और मेरे क्लास को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो भी आगे मैं क्लास बनाऊंगी इम्पॉर्टेंट ही क्लास बनाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, और मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।